जब मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि मैं आपका साक्षात्कार करने के लिए जा रहा हूं, तो सबने सवाल बहुत सारे भेजे हैं पूछने के लिए। पहला सवाल, क्योंकि आप नेता भी हैं, एक बहुत बड़ी टीवी स्टार भी हैं, साबरमती रिपोर्ट एक करके फिल्म आई है और उसको लेकर बहुत से सवाल जवाब है। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी उस फिल्म को देखकर आए हैं और वो भी भावुक हो गए हैं। क्या आपको लगता है, और जो उसके एक्टर हैं जिसने उस फिल्म में काम किया, उन्होंने रिटायरमेंट टेम्परेरी ले ली है, सच दिखाना बहुत कठिन है और सच को पर्दे पे लाना उससे ज्यादा कठिन हो जाता है स्मृति जी? उस सच को जीना और भी मुश्किल होता है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में जो आपने कहा, मैं तो नहीं जानती, लेकिन आपने कहा कि वो फिल्म देखकर शायद भावुक हो गए हैं। उस अग्नि परीक्षा से गुजरना मुश्किल होता है, उस सच को जीना मुश्किल होता है, और आज उस सच को दर्शाने की अगर किसी ने हिम्मत जुटाई है तो ऐसी फिल्म की क्रू को, ऐसी टीम को भी मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं। चाहे 2002 का दौर हो, चाहे ये 2024 का दौर हो, नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर कई लोग विक्टिम बनते हैं, हमने उसको बनते हुए देखा है। क्या आपको लगता है कि जिस सच की बात हो रही है वो सच वाकई इतना कड़वा होता है कि कई लोगों को इतना अखरता है कि वो निश्चित तौर पर दूसरे व्यक्ति के परिवार को भी धमकियां देने लग जाते हैं? देखिए, कुछ लोग अपनी राजनीति सिर्फ नैरेटिव के आधार पर करते हैं। जितना मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा है, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर अब प्रधानमंत्री की उनकी यात्रा को, उनकी राजनीति कभी भी नैरेटिव बेस नहीं हुई है। उनकी राजनीति हमेशा डेवलपमेंट के आधार पर रही है। और जब डेवलपमेंट का, विकास का कोई तोड़ ना हो, तो इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाते हैं कि आदमी टूट जाए अगर मुद्दा ना टूट पाए। तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनकी काबिलियत का बहुत बड़ा प्रमाण है कि इतने बड़े, मुझे लगता है, अटैक के बावजूद जब स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो तटस्थ थे। और आज एक फिल्म के माध्यम से ही सही, कहीं ना कहीं उनका दर्द झलका होगा और वो सच सामने आया होगा। जी, क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव था, मैंने उस चुनाव को खुद बहुत अच्छे से कवर किया। 2014 हो, 2019 हो, 2009 हो, लेकिन 2024 के चुनाव के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि मोदी तीसरी बार आएगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मोदी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो संविधान को बदल देगा। क्या आपको लगता है उस नैरेटिव ने बीजेपी को एक बड़ा नुकसान दिया, और उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, सीटें बीजेपी की कम हुई? मुझे लगता है कि अगर आप 2024 का चुनाव विशेषतः 2014 के नजर से देखें तो 24 का चुनाव तो नामुमकिन सा था। इनफैक्ट 24 ही क्यों, 19 में भी नरेंद्र मोदी का जीतना लोगों को मुमकिन लगता ही नहीं था। कुछ लोग जो विपक्ष में आज भी हैं, 3 बार लगातार, उन लोगों का यह मानना था कि 14 भी मोदी के लिए मुमकिन नहीं है। तो 14 से लेके 24 तक का ये सफर नामुमकिन को मुमकिन किया मोदी ने। और जहां तक 24 के चुनाव की बात है, मैं इस बात से अपने आप को दरकिनार नहीं करती कि नेगेटिव नैरेटिव जो विपक्ष ने गढ़ा, कई लोग उसके अधीन हुए, कई लोग उसके विक्टिम बने। लेकिन हाल फिलहाल में जो चुनाव में आप परिणाम प्रदेश सरकारों में विशेषता देख रहे हैं, वो इस बात का आपको साफ संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी ने विकास की जो गाथा हमारे देश में गठित की है, उस पर लोगों को निरंतर विश्वास है। अच्छा स्मृति जी, आप भी बड़ी डेयरिंग हैं। आपने कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा, फिर आपने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। क्या आपको लगता है 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2019 में तो आपने राहुल गांधी को सीधी लड़ाई में हरा ही दिया, और 2024 का चुनाव, क्या आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दिल्ली की सड़कों से उठकर देश के राष्ट्रपति के समकक्ष, देश की कैबिनेट के मंत्री होने के नाते खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मीडिया में भी एक खिताब पाते हैं और राजनीति में भी छाप छोड़ते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, और मैं इसमें महिला पुरुष का भेद नहीं करती, क्योंकि अगर आप अमेठी का ही इतिहास देखें तो किसी भी नॉन कांग्रेस एमपी ने 5 साल कभी अमेठी में पूरे नहीं किए।
तो बहुत कम लोग होते हैं जो 5 साल भी पूरे कर पाते हैं। बहुत कम लोग हैं, इनफैक्ट मैं शायद एक ही हूं पूरे देश के इतिहास में जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। जी, तो जब इतने खिताब पा चुकी हूं तो एक हिंदी में शब्द है सिंहावलोकन, मतलब पलट के देखता है शेर एक बार जरूर कि उसकी यात्रा कैसी रही। तो मैंने जब पलट कर देखा तो यात्रा इतनी भी बुरी नहीं है। जी, लेकिन 2019 में आपने राहुल गांधी को हराया, लेकिन 2024 में आते आते बदल क्या गया नैरेटिव? जो बदला मुझे लगता है पार्टी की चार दीवारी पर उसमें चर्चा जो मैंने की है वही पर्याप्त है। उसको सार्वजनिक रूप से छेड़ने से दो बातें होंगी। एक दिन जब सच सामने आएगा तो शायद लोगों को लगे कि आपने कल तो ऐसा कहा, आज ऐसा क्यों कह रही हैं। जी, तो कुछ सच आएगा सामने, आपको कुछ लगता है? चीजें ऐसी हैं जो पार्टी की चार दीवारी में ही बोलना उनको बेहतर होगा। आपने हाल ही के विधानसभा चुनावों की बात करी, लेकिन उन चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी कुछ में जीती, कुछ में बीजेपी का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, लेकिन विपक्ष कहता है कि सब ईवीएम का खेल है, ईवीएम की वजह से सब कुछ जहां हो रहा वो है। जीतते हैं वहां ईवीएम का खेला नहीं होता। वो जहां कहते हैं वो वो तो हारते हैं, वहां पर जहां जीत हारते रहे हैं हैं। वहीं पे ईवीएम का खेला मानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम के ऊपर उनका प्रहार मात्र हमारे लोकतंत्र पर प्रहार नहीं है, नरेंद्र मोदी के लेजिटिमेट राइट टू सर्व द पीपल ऑफ द कंट्री, उस पर प्रहार है। वो चाहते ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी को कभी भी इलेक्टोरल लेजिटिमेसी मिले। बार बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का चुनाव जीतना उनके लिए घातक है, उनके लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है एक चुनौती का विषय है। इसलिए जब वो ईवीएम पे प्रहार कर रहे हैं वो एक्चुअली नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की काबिलियत पर, जनता के विश्वास पर वो प्रहार कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि उनका ये प्रहार या उनका ये एक दुस्साहस कह सकते हैं हम लोग, वो राजनीतिक मायने से, लोकतांत्रिक मायने से, कानूनी मायने से गलत है। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे काउंटर सवाल नहीं करते। मैंने काउंटर क्वेश्चन पूछा एक विपक्ष के नेता से, उन्होंने बोला देखिए, उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई। उन्होंने बोला देखिए, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, हरियाणा जीत गए, जम्मू कश्मीर हमें जितवा दिया, फिर झारखंड हमें जितवा दिया, महाराष्ट्र हरवा दिया। ये क्रोनोलॉजी विपक्ष के नेता ने मुझे सुनाई, जो वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा राजनीति में जो टिप्पणी करता है व्यक्ति, या तो वो निम्न स्तर की राजनीति करता है या तो वो निम्न बुद्धि वाला व्यक्ति है। तो आपको डिसाइड करना है वो दोनों में से क्या है। जी, लेकिन अब तो कांग्रेस पूरी ईवीएम को लेकर एक, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आज के राजनीतिक राष्ट्रीय स्वरूप में जेन्युइनली पॉलिटिकली हमारे देश में कंट्रीब्यूट कर रही है। जितना मैं देख पा रही हूं इस वक्त आचरण को, कांग्रेस के नेतृत्व के आचरण को, मुझे लगता है वो पोस्ट मोदी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं मान लिया है कि जब तक मोदी है उनका चुनाव जीतना केंद्र में मुश्किल है। लेकिन फिर भी अब तो एक बड़ी यात्रा की तैयारी है उनकी। जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, वैसे ईवीएम कोई विरोध में होगा, वो बैलेट से चुनाव चाहते हैं। देखिए, यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, फायदा भी लेकिन हारे ना, विपक्ष में आज भी बैठे हैं। लेकिन वो तो 99 पे खुश है। यात्रा तो उन्होंने जलेबी को लेकर हरियाणा में भी की, लेकिन हारे। तो यात्रा करना उनका अधिकार है। खुश हैं 500 में से, वो उनका विषय है, हमारा नहीं है। मुझे लगता है कि हम या तो अपना दृष्टिकोण, अपना ध्यान राष्ट्र की उन्नति पे रखें या तो उनकी यात्रा पे रखें। मैं एक चीज इंटरेस्टिंग क्योंकि चुनाव को मैं जब 2024 के कवर कर रहा था, और ये मैंने बाद में कई बार सोचा, बीजेपी 240 सीटें आने के बाद परेशान थी और कांग्रेस 99 सीटें आने के बाद बहुत खुश थी। यही अंतर है दोनों पार्टियों के डिसिप्लिन में, दोनों पार्टियों के दृष्टिकोण में, दोनों पार्टियों की क्षमताओं में, कि हमारी पार्टी में भले ही आप तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं तब भी आपकी